नमस्कार, मैं सुनील अवस्थी हाजिर हूं उज्जवल प्रेरणा लाइव के माध्यम से आप सबके बीच आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन आज बड़ी दुख की घड़ी है। आज हमारे देश ने या ये वो है कि हम सब ने अपने बीच के एक होनहार सपूत को खो दिया। आज हमें बड़ी तकलीफ है ये कहते हुए कि इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश के मान सम्मान को ऊंचा रखने में जिस व्यक्ति ने हमेशा अपना गौरव समझा, आज वो हम सबके बीच में। मैं बात कर रहा हूं टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी की। कल रात वो हम सबको छोड़कर एक अनंत यात्रा पे चले। 1937 में जन्मे रतन टाटा ने टाटा समूह को 1962 में ज्वाइन किया था और उसके बाद उन्होंने विभिन्न उपक्रमों में कार्य करते हुए टाटा समूह को एक नई बुलंदी की तरफ पहुंचाया। 1991 में जे.आर.डी. टाटा के बाद रतन टाटा समूह के अध्यक्ष बने और उसके बाद टाटा समूह ने वो जलवे दिखाए जो अपने आप में पूरे भारतवर्ष को, हर एक भारतीय को गौरवान्वित करते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने नेतृत्व में टाटा समूह के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार किया। ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम और शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत को एक नई बुलंदी की तरफ ले जाता हो, उसको खड़ा करने में अपना योगदान पूरा दिया। उनके बारे में बात करना हम सबको कहते हैं सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। उन्होंने, अगर हम उनके बचपन से लेकर के अब तक की बात करें तो उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल मुंबई में प्राप्त की और बाद में अमेरिकन विश्वविद्यालय से अपना स्नातक पूरा किया था। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके बारे में कितना भी बोला जाए मात्र कम ही है। रतन नवल टाटा, ये पूरा नाम उनका। वो एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारत के मान सम्मान को केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी ऊंचा किया। कहते हैं कि टाटा समूह का कारोबार रतन टाटा के नेतृत्व में 30 देशों तक फैला। उन्हें विभिन्न उपक्रमों की व्यक्तिगत इच्छा के तहत वो कार्य करते थे। 1991 से सन 2012 तक वो टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। अगर हम बात करते हैं कि उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो लगभग 30 से ज्यादा उन्होंने स्टार्टअप्स में निवेश किया था। वो एक बेहतरीन निवेशक के रूप में भी जाने जाते थे। कहा गया, एक बार 2008 में किसी एक परिवार को भीगते हुए, 4 लोगों को बारिश में भीगते हुए देख करके उन्होंने देश को अपनी सबसे छोटी कार, जो कि हर एक व्यक्ति के पास उसके बजट में आ सके, टाटा नैनो को लॉन्च किया। यह उनका एक सपना था। लेकिन लगातार दुश्वारियों के से आजीजा हो करके वो 1 साल बाद ही अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस को बेचने की सोचने लगे। कई लोगों से बात हुई और इस क्रम में उनकी मुलाकात हुई फोर्ड के चेयरमैन से। फोर्ड गाड़ियों के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना नाम है। सारी बातचीत होने पर बिल फोर्ड ने कहा कि अगर हम आपका ये सौदा मंजूर करते हैं तो एक तरह से हम आप पे एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को नागवार गुजरी कि देश के ऊपर कोई उंगली उठाए, ये बात उन्होंने बर्दाश्त नहीं की और उस सौदे को वहीं पे खत्म कर दिया। और एक समय ऐसा आया जब फोर्ड दिवालिया हो गई थी और उसी के 2 बड़े ब्रांड, लैंड रोवर और जगुआर, को टाटा ने अधिग्रहित किया। ऐसे कई दिलचस्प किस्से भरे पड़े हैं। अपने समूह में
वो एक विश्वस्त मित्र के रूप में जाने जाते थे। हर एक कार्यकर्ता को अपने परिवार का एक सदस्य मानते थे। इसी वजह से उनकी लोकप्रियता हर एक कर्मचारी के जुबान पर रहती थी। एक ऐसी अपूर्णीय क्षति जिसका शायद पूरा होना रतन टाटा ने अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे जीवन को मानवता को समर्पित। जब जब देश पर चैलेंज रहे, उन्होंने उन सभी चैलेंज को स्वीकार किया और देश की उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधी सदी तक वो टाटा समूह के साथ जुड़े रहे। 1962 में बतौर असिस्टेंट उन्होंने टाटा इंडस्ट्री ज्वाइन की। 1963 में बताते हैं ट्रेनिंग के लिए आयरन और स्टील कंपनियां उन्होंने ज्वाइन किया। 1965 में टिस्को के लिए बतौर असिस्टेंट ऑफिसर के तौर पे उन्होंने काम किया। 1970 में कुछ समय के लिए उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, जो कि आईटी सेक्टर का एक बड़ा नाम है, उसमें भी कार्य किया। 1974 में बतौर डायरेक्टर वो टाटा सन्स के साथ जुड़े। 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन नियुक्त किए गए। कुछ समय के लिए वो टाटा, या टाटा से नहीं, मैं कह सकता हूं कि एयर इंडिया के चेयरमैन के तौर पे भी उन्होंने कुछ समय कार्य किया। 1991 में जेआरडी टाटा के टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के अध्यक्ष का पोस्ट छोड़ने के बाद उन्होंने बतौर चेयरमैन टाटा समूह में अपनी भागीदारी ग्रहण की। 2000 में उन्होंने टाटा टेलीकम्युनिकेशन, कोरस, जेएलआर, जनरल केमिकल और देवू मोटर्स का भी अधिग्रहण किया। तब तक उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अपने कदम बढ़ा दिए थे। बहुप्रतीक्षित उनकी जो योजना थी कार के रूप में टाटा इंडिका, वो सपनों को जीते हुए उन्होंने लॉन्च किया। लेकिन बिजनेस की कुछ दुश्वारियां ऐसी रहीं कि उन्होंने इससे, इनका मन हट गया और उन्होंने इसे बेचने की सोची। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि जब आप कुछ बड़ा करने के लिए सोचते हैं तो ईश्वर भी आपके कदम को कहीं ना कहीं उसकी राह भी आसान बना देता है। वो क्या करने जा रहा था ये नहीं पता, और शायद इसी वजह से जब उन्होंने मन बनाया कि हम इसे बेच देंगे, तो उनके सामने एक समय की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने, उसके चेयरमैन ने कहा कि हम आप पे, आपके देश पे एहसान कर रहे हैं अगर हम ये सौदा करते हैं। ये नागवार गुजरी उनको कि कोई देश के लिए कुछ गलत बोले। उन्होंने उसी समय उस अधिग्रहण को रद्द करने का फैसला लिया और अपने ऑटोमोबाइल कारोबार को जारी रखा। कहते हैं ना, समय घूमता है। एक समय एक ऐसा आया कि जब वही फोर्ड कंपनी दिवालिया की कगार पे थी और रतन टाटा के दरवाजे पे खड़ी थी, तो उस पर एहसान करते हुए उनके दो बड़े ब्रांड टाटा ने अधिग्रहित किए। जितना वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से जिंदगी को जीते थे, उतनी ही मानवता के लिए भी वो
अपने जीवन को समर्पित किया था। 2008 में लॉन्च हुई टाटा नैनो भी इसी का एक उदाहरण है। 2020 तक उन्होंने इसका क्रम जारी रखा। आज देश ने अपना एक होनहार सपूत, एक बढ़िया बिजनेसमैन, देश को ऊंचाइयों पे ले जाने वाले भावुक सोच को आज देश ने खो दिया है। हम सब दुखी हैं अपने उस होनहार सपूत को खोकर। आज हर भारतीय दुखी। उज्जवल प्रेरणा लाइव एसएमबी फाउंडेशन परिवार की ओर से हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि देश के सपूत रतन टाटा को। आप जहां भी रहें, अपने जिए हुए जीवन के आधार पे ही वहां पर भी आप प्रसन्नचित रहें और जल्द ही फिर देश में वापस आए, एक नया जन्म ले। बाय बाय रतन टाटा।